राधे राधे एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल मतलब होता है सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पूरी डेफिनेशन लिखने की तो टाइम नहीं है, तो बस लिख देते हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट या फिर मोशन। याद हो आपको, हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स, था ना। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट या फिर मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिस्ट क्या क्या चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ही ट्राइज टू फाइंड फीजिएबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिएबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉपी में, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट रिवाइजिंग विथ यू, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले केमिस्ट क्या ढूंढने की कोशिश करता है? फीजिएबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है ना, कि अपने आप से कब ऑकर हो जाएगी। तो ये किसकी हेल्प से डिटरमाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी सिस्टम को किससे कम होना पड़ेगा? ज़ीरो से। ठीक है, अब मैंने बताया था केमिस्ट तीन चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो पहली तो हो गई फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, और ये किसके हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी सिस्टम को किससे कम होना पड़ेगा? ज़ीरो से। फिर सेकंड चीज़ क्या फाइंड करने की कोशिश करता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमने बताओ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहाँ पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये किसकी हेल्प से डिटरमाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्ड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी हेल्प से डिटरमाइन होता है? केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से। देखो, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। और हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो वो कितनी देर में ख़त्म होगी या कितनी देर में उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स से जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, तो इसके हिसाब से तीन रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली इंस्टेंटेनियस यानी वेरी फास्ट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन, यानी विच इज नीदर स्लो नीदर फास्ट, मॉडरेट। इन्हें स्लो कह सकते हैं।
नॉट वेरी स्लो और नॉट वेरी फास्ट, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस यानी जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन भी कम होगा, यानी वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो वो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है अराउंड 10⁻⁻14 टू 10⁻16 सेकेंड्स। जनरली आयनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस। आयोनिक हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया आपका। न्यूट्रलाइजेशन मतलब पता है ना, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, पीपीटी, है ना। दीज ऑल आर वेरी फास्ट रिएक्शन। यहाँ लिख देते हैं साइड में, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वेरी फास्ट रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप देख रहे हो टाइम ही कितना कम है। इतने कम टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसका हम रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो होता है मंथ्स और इवन ईयर्स, यानी महीने भी लग सकते हैं और साल भर भी लग सकते हैं कंप्लीट होने के लिए। और दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल था न्यूट्रलाइजेशन हो गया, आयनिक हो गया, पीपीटी, ये किसका एग्जाम्पल था, वेरी फास्ट रिएक्शंस का। इनका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे गाड़ी जब आप नहीं खरीदेंगे, जो न्यू कार होती है, उस पर तुरंत रस नहीं लगती, या 1-2 साल में रस नहीं लग जाएगी, कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। तो ये कैसी कैटेगरी में आ गया, वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा क्या है, डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना। एक आपने ऐड देखी होगी जिसमें ऐश्वर्या राय ने बोला है कि हीरा सदा के लिए। तो ऐसा नहीं होता, हीरा सदा के लिए नहीं होता, डायमंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। पर वो जब कन्वर्ट होता है तो वो बहुत धीरे 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 करके कन्वर्ट होता है, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफ़ी साल लग जाते हैं कन्वर्ट होने में। तो इसलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है, वेरी स्लो रिएक्शन। अब ऐश्वर्या राय ने तो इसलिए बोला कि जब तक मतलब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा तब भी डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए। अब वेरी स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है, इतने में तो मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी ना वर्ल्ड में चेंज। तो इनका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है। और इसका हमने क्यों नहीं निकाला, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम इतने छोटे टाइम पीरियड का रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। अब देखते हैं थर्ड, मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। तो मॉडरेट स्लो रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो होता है मिनट्स और आवर्स। देखो अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना, एक आपने नोटिस किया होगा कि इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में सिर्फ बहुत कम सेकंड्स लग रहे हैं, इवन मिली सेकंड्स। और वेरी स्लो रिएक्शन को मंथ्स और इवन ईयर्स। पर उसके बीच का क्या है, मिनट्स और आवर्स। सेकंड्स और मंथ के बीच का क्या है, मिनट्स और आवर्स। तो मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन को क्या लग रहे हैं, मिनट्स ऑफ आवर्स कंप्लीट होने के लिए। जनरली जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, कैसी रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो कैसी होती है, मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है CH3CO CO2H5 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या फिर H+ आयन, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। और दूसरा एग्जांपल है केन शुगर वाला, जैसे
C12H22O11 plus water in the presence of acidic medium gets converted into glucose C6H12O6 plus fructose C6H12। ठीक है। इन दिस चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखेंगे हम कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे आपको ध्यान हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन लिखी थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बट इट वाज अ इनकम्प्लीट डेफिनेशन बिकॉज वहाँ पार्शियल प्रेशर को बात ही नहीं हुई। चेंज इन, तो पूरी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर किसका? ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। आपको एक चीज़ पता है, पता ही होगी ऑफ कोर्स, कि जहाँ भी पर यूनिट टाइम लिखा होता है ना, वो क्या होता है? रेट, है ना। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। हाँ, एक और चीज़, चेंज इन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन चेंज इन टाइम या फिर टाइम टेकन इन चेंज, डेल्टा टी। अब डेल्टा सी कैन बी प्लस माइनस ऑल्सो। ठीक है। तो रेट किससे रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी with a positive quantity। और मोल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो बताओ। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में, N बाय V, मोल्स बाय वॉल्यूम। और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद है क्या होता है? बताओ। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं कि रेट की यूनिट क्या होगी। तो इस फॉर्मूले से आपको रेट की यूनिट क्या लग रही है? मोल्स पर लीटर पर टाइम। भाई ये तो कंसंट्रेशन है ना, ये जो हमने यहाँ लिखा है एक्टिव मास, ये क्या है? कंसंट्रेशन पर रेट का फॉर्मूला था क्या? क्या था? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इसे डिवाइड बाय टाइम भी तो करेंगे, तो इसलिए क्या लिखा है? मोल पर लीटर इनवर्स पर टाइम। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर टाइम, कुछ भी कह सकते हैं। और मोल पर लीटर को अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं? मोलर। तो मोलर टाइम इनवर्स भी आ सकता है ना। और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो एटीएम टाइम इनवर्स भी आ सकता है। और प्रेशर की और यूनिट क्या होती है? बार होती है। बार टाइम इनवर्स भी आ सकता है। और क्या होती है? टॉर होती है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब
दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। मान लो कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो दो टाइम लिए मैंने, है ना। टाइम इज इक्वल्स टू T1 पे जो ए का कंसंट्रेशन है वो है A1 और बी का है B1। जब टाइम T2 हुआ यानी थोड़ा बढ़ गया तो ए का कंसंट्रेशन है A2 और बी का कंसंट्रेशन है B2। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा ग्राफ भी पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, भी बनाते हैं। देखो इनिशियली रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज अगर रिएक्टेंट ज़ीरो होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की वैल्यू होगी, पर धीरे धीरे जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। और प्रोडक्ट के पहले कितना होगा, ज़ीरो। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। और मैंने आपको जैसे कि कहा था दो टाइम लिए हैं। एक टाइम क्या है T1 और एक टाइम क्या है T2। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन देखते हैं, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है A1 और बी की कंसंट्रेशन कितनी है B1। अब T2 टाइम पे देखते हैं, T2 टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है, इसे ना आप ऐसे मान लो, ए की कंसंट्रेशन कितनी है A2 और बी की कंसंट्रेशन कितनी है B2। ठीक है। तो ग्राफ बस यही शो करने के लिए था। यहाँ लिख देते हैं टाइम और यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो अब शब्दावली सीख लेते हैं। देखो ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए क्या हो रहा है, डिसअपियर, मतलब घटता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसलिए हम ए के रेट को क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किससे डिनोट होता है, आर ए से। और क्या होता है फॉर्मूला, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब माइनस अभी भूल जाओ, अभी बस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी याद रखो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी A2 - A1/T। अब आप देखो कि A2 की वैल्यू A1 से कम है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, है ना। तो और हमने अभी क्या पढ़ा था कि रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसलिए हम डेल्टा ए के बाहर माइनस लगा देते हैं ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आए। ठीक है, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब बी क्या हो रहा है, फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ये क्या होगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी B2 माइनस B1/T2 - T1। अब B2 की वैल्यू ज़्यादा है, B1 की कम है, इसलिए यहाँ कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। अभी तो हमने रेट ऑफ ए देख लिया, अब रेट ऑफ बी देख लिया, अब रेट ऑफ रिएक्शन भी तो निकालेंगे। तो उसी के लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर। तो देखो हम किसी से भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। बिकॉज जैसे आप मान लो आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, है ना,
अब कोई आपसे गाड़ी की स्पीड पूछे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि पीछे वाले टायर से बताऊं या आगे वाले टायर से, है ना। तो सेम केस यही है कि आप किसी से भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, यानी ये और ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी माइनस ए टू माइनस ए वन बाई टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू वी टू माइनस बी वन बाई टी टू माइनस टी वन। तो ये किसके लिए था वैल्यूज? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। एवरेज मतलब लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है। अब हम दूसरा किसके लिए देखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ज़्यादा टाइम इंटरवल या फिर कम टाइम इंटरवल? राइट, कम टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। दिस वीडियो इज ओनली फॉर रिविजन पर्पस, है ना। वही ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा एक ग्राफ है। ये ए कम होता गया, ए बी बढ़ता गया, सॉरी बी बढ़ता गया। अब इंस्टेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इंस्टेंट रेट ये क्या होगा? आर ए। अब हमें ये पता है कि यहाँ ना डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो पहले तो हम नॉर्मली लिखते हैं डेल्टा ए बाय, सॉरी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यहाँ डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा ही टाइम इंटरवल है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? लिमिट। क्या लगा देंगे? लिमिट। ये याद रखने वाला पार्ट है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी हम यहाँ डेल्टा की जगह डी टी यूज़ करेंगे। डेल्टा इज़ फॉर लार्ज चेंज, टाइम में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम में ज़्यादा चेंज था, पर डी इज़ फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है। तो यहाँ डी ए बाई डी टी करेंगे यूज़, और सेम यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी टू सेटिस्फाई दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड, इंस्टेंट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? आर बी से। यहाँ भी डी बी बाई डी टी यूज़ करेंगे, डी बी बाई डी टी, और यह माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि बी टू इज़ ग्रेटर देन बी वन, तो जो माइनस करके आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अभी तो हमने रेट ऑफ ए बात करी, फिर रेट ऑफ बी, अब रेट ऑफ रिएक्शन भी तो करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसी से इससे भी निकालो और इससे भी निकालो, बात क्या है? सेम। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, ठीक है। अब मान लो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली निकालना है। कैसे निकालना है? ग्राफिकली। तो यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू, राधे राधे।